हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम डिस्कस कर रहे हैं असीम रियाज के बारे में। ये काफ़ी चर्चा में है अभी, बिकॉज ये पार्टिसिपेट कर रहे थे खतरों के खिलाड़ी में। और इसमें इन्होंने इनका कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ रोहित शेट्टी के साथ एंड फेलो कंटेस्टेंट्स के साथ। तो अभी ये आइडिया नहीं है कि ये स्टिल शो में है कि नहीं, लेकिन काफ़ी इनको लेके काफ़ी चर्चाएं हो रही है कि इनका टेम्पर थोड़ा हाई था, इन्होंने कुछ बोल दिया एंड देन शो के मेकर्स के साथ भी इनकी अनबन हो गई। सो अगर आप जानकार हों तो आपको ये पता होगा कि इन्होंने इसके पहले भी एक बड़ा शो यू नो था बिग बॉस, जिसमें कि इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। सो ये दो शो में भागीदार रह चुके हैं, पार्टिसिपेंट रह चुके हैं। सो वी आर गोना डिस्कस कि ये दोनों शो में इनको उतनी प्रसिद्धि क्यों नहीं मिल रही है। तो ये फेमस तो हो रहे हैं लेकिन ये शो विन नहीं कर पा रहे। और जनरली बिग बॉस में आने का मतलब ये होता है, ज्यादातर जिनका भी करियर अभी स्टार्ट हो रहा है या फिर जो अपने करियर में एक ढलान में चल रहे हैं, तो बिग बॉस ऐसा शो है जिसके थ्रू उनको थोड़ा और फेम मिल जाता है, और जब वो बाहर जाते हैं तो उनको पहले से ज्यादा काम मिलता है। तो इसी कारण लोग बिग बॉस जैसे शो में पार्टिसिपेट करते हैं। और अगर आपको याद हो तो बिग बॉस 13 जिसका कि ये पार्ट थे, तो वो जो सीजन था सबसे ज्यादा सक्सेसफुल सीजन था बिग बॉस का। उसमें सिद्धार्थ शुक्ला भी थे, रश्मि देसाई थी, तो काफी जाने माने नाम थे और सबका काफी नाम हुआ था और सबको काफी काम मिला था उसके बाद। बट ऐसा असीम रियाज के साथ नहीं हुआ, क्योंकि ना तो वो शो जीत पाए, ना उसके बाद उनको उस तरह का कोलैबोरेशन या उस तरह का स्पॉन्सरशिप मिला जिसके कारण वो और ज्यादा सक्सेसफुल हो सके। तो उसका रीजन क्या है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो उनका डेट ऑफ बर्थ है 13 जुलाई 1993। तो उनका जो डीडी हो गया 3+1 4। और उनका जो लाइफ पाथ है, ये कैलकुलेशन मैंने आपको कल भी बताया था। सारे डिजिट्स को आप ऐड करेंगे और जो भी टोटल आएगा उसको आप सिंगल डिजिट में लेके आएंगे, तो वो आता है उनका 6। तो 4 जो है वो राहु का नंबर है, और 6 जो है वो वीनस का नंबर है, यानी शुक्रदेव का नंबर है। तो राहु और शुक्रदेव का कॉम्बिनेशन है। ये काफी काफी तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है न्यूमरोलॉजी में। अगर 4 कुछ और नंबर्स के साथ आता तो शायद ज्यादा स्ट्रगल देता, लेकिन 4 एंड 6, क्योंकि 4 और 6 की आपस में काफी अच्छी बनती है, तो इस कारण से इवन दो जो नेटिव होते हैं रूलर 4 वाले या डीडी 4 वाले, उनको चैलेंजेस तो फेस करने पड़ते हैं, हार्डशिप्स फेस करने पड़ते हैं लाइफ में, चीजें आसानी से नहीं मिलती। लेकिन क्योंकि ये 4 एंड 6 का कॉम्बिनेशन है, तो लाइफ इवन दो हार्डशिप देगी लेकिन आपको सक्सेसफुल भी बनाएगी। लेकिन अगर आप आलसी हो गए तो फिर आपको बहुत स्ट्रगल रहेगा लाइफ में। तो इनका 4 एंड 6 का कॉम्बिनेशन है। एंड अगर आप देखें उनकी एज जो अभी है, जब ये खतरों के खिलाड़ी में गए हैं तो इनकी एज है 31 ईयर्स। सो 31st जो भी एज का टोटल 4 या 8 आता हो, तो वो उतना अच्छा नहीं माना जाता। वो कुछ ना कुछ एक इश्यू या प्रॉब्लम भी दे के जाता है, क्योंकि ये 4 का कॉम्बिनेशन है। इनका जो डीडी है 4 है, तो इनके लिए 4 ईयर उतना खराब नहीं है, उनके लिए अच्छा ही साल है 4 ईयर। एंड दैट इज वाई इतने साल के ब्रेक के बाद ये खतरों के खिलाड़ी में आए। तो 4 वालों के लिए 4 ईयर अच्छा माना जाता है। बाकी कोई डेट ऑफ बर्थ वाले हैं तो उनके लिए थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है। 1247 एक फैमिली है, तो 1247 वाले जो हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, जिनका भी DD1 हो, DD4 हो, DD2 हो, DD7 हो, उनके लिए 4 बेटर रहेगा। तो इनका क्योंकि DD4 है, तो 31st ईयर इज ए गुड ईयर ओनली। बट क्योंकि 4 राहु का नंबर है, वो कंट्रोवर्सीज लेके आता है। तो इस ईयर में इनको संभल के रहना चाहिए था कंट्रोवर्सीज से। इनको जितना हो सके कंट्रोवर्सी से बच के रहना है, तो वो उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप देखें तो खतरों के खिलाड़ी में ये अननेसेसरली, एक मिनट में विंडो बंद कर देता हूँ। तो अगर आप देखें तो खतरों के खिलाड़ी में ये अननेसेसरली कंट्रोवर्सीज में पड़ रहे हैं, और उसके कारण इनको जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सो मेरा फिर भी मानना है कि ये साल इनके लिए अच्छा ही है, बट जितना हो सके इनको कंट्रोवर्सी से दूर रहना चाहिए।
दूसरा इश्यू जो नंबर 4 वालों के साथ है, ये काफी इगोइस्टिक होते हैं। सो इनके ईगो के कारण इनको सक्सेस आसानी से नहीं मिलता। अगर ये अपना ईगो लोअर डाउन कर दें तो चीजें और आसानी से इनको मिल जाए, क्योंकि ये हार्डशिप करने के लिए तो रेडी रहते हैं, वर्कहॉलिक रहते हैं, लेकिन ईगो में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो मुझे लगता है कि असीम के केस में भी वही है, उनका ईगो अभी काफी हाई है, जिसके कारण अगर आप देखेंगे जो भी क्लिप्स बाहर आ रही हैं उसमें, कि ये काफी अननेसेसरली ईगोइस्टिक बातें कर रहे हैं। जैसे कि मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मेरे पास काफी फेम है, मैं जब आता हूं तो मैं बस क्रिएट कर देता हूँ, ऐसी टाइप की चीजें जनरली हाई ईगो में इंसान कह देता है। सो इस बात का इनको ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा ईगो लोअर डाउन करना चाहिए अभी। बट हैविंग सेड दैट, अगर आप देखें जो बिग बॉस 13 था, इसमें इनका एज क्या था, तो आप मैंने इधर ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ था, मैंने फिगर आउट किया था कि बिग बॉस फिनाले कब हुआ था 13 का। तो 15 फेब 2020 में बिग बॉस का फिनाले हुआ था, बिग बॉस 13 का। तो उस समय जो इनकी एज थी, इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान है, आपको उनकी एज फिगर आउट करनी पड़ेगी 2020 में। तो इनकी जो एज थी 2020 में वो 26 साल की थी। 26 का टोटल क्या आ रहा है? 26 का टोटल आता है 8। 4 और 8 आपस में बिल्कुल नहीं बनती। इस कारण से इवन तो ये बिग बॉस में गए, इनको फिनाले तक पहुंचने का मौका नहीं मिला। फिनाले में मतलब फिनाले में पहुंचे होंगे, लेकिन ये जीत नहीं पाए टाइटल को, जिसके कारण उनको उस तरह का फेम नहीं मिल पाया बाहर निकलने के बाद, और उस तरह का फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं हो पाया जो होना चाहिए था। सो ये मुझे याद नहीं है कि ये फिनाले में लास्ट 2 या लास्ट 3 में थे कि नहीं, बट डेफिनेटली ये टाइटल नहीं जीत पाए थे। और उसका मेन रीजन यही है कि ये जो ईयर था जब ये 26 साल के थे, इनके लिए उतना फेवरेबल नहीं था। आप इसको इग्नोर कर सकते हैं इधर। इनके नाम को भी देख लेते हैं हम। तो असीम जो है, इसका जो टोटल आता है, कैलकुलेट कर लेते हैं ना। मैं जनरली ये वाला कैलकुलेटर यूज करता हूँ, शार्डियन न्यूमरोलॉजी कैलकुलेटर एस्ट्रॉन लॉजिया का। तो इसमें मैंने ऑलरेडी डाला हुआ था असीम, तो वो आता है टोटल 9 पे। वापस इस पे आते हैं, तो ये हो गया आपका 9। इसको हम डेसिमल हटा देते हैं, ये 9 आ गया। असीम रियाज जो है, इसको हम अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। असीम रियाज का टोटल क्या आ रहा है, Let's see। तो आप ऐसे आप अपने नाम को भी ऐसे चेक कर सकते हैं। ओ, आई थिंक इंटरनेट का इशू चल रहा है क्या, नहीं। तो आप भी अपने नाम का टोटल ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं इसी वेबसाइट पे जाके। मैंने एक्चुअली मोबाइल में कैलकुलेट किया था। तो असीम रियाज जो है, इसका टोटल आता है 20 पे। तो अगर आप देखें तो ये दोनों ही नंबर जो हैं बेस्ट नेम नंबर नहीं है, फर्स्ट नेम के लिए भी और फुल नेम के लिए भी। ये आ गया 9 पे, ये आ गया 2 पे। फ्रॉम ए नेम पर्सपेक्टिव ये उतने स्ट्रॉन्ग नेम नंबर्स नहीं है, तो इनका नाम भी अच्छे नंबर पे नहीं आ रहा है, जिसके कारण भी इनकी जो दिक्कतें हैं कंपाउंड हो रही हैं। तो अगर ये मेरे से एडवाइस लेते तो डेफिनेटली मैं इनको सजेस्ट करता कि ये अपने फुल नेम को अपने लकी नंबर पे लेके आए, और फर्स्ट नेम को ऐसे नंबर पे लेके आए जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इनको सक्सेस दिलाए। सो ये सारी सारी जो रीजंस हैं, इसके कारण ही मुझे लगता है कि इनको ये सब दिक्कतें आ रही हैं, और जितना इनका कैपेबिलिटी, जितनी इनकी जो क्षमता है, उसके हिसाब से इनको काम नहीं मिल रहा, और उस हिसाब से इनको फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं मिल रहा। अगर आप देखें तो इनका जो लाइफ पाथ है 6 है, तो मेरा ये मानना है कि अराउंड 36-37 के बाद इनकी लाइफ और ज्यादा स्मूथ हो जाएगी और सक्सेसफुल हो जाएगी, क्योंकि वो वीनस का फेज जो है स्टार्ट होगा। इनके लिए 33rd ईयर, यानी आज से 1.5-2 साल बाद काफी अच्छा टाइम आ रहा है। तो मेरे ख्याल से 33rd ईयर में इनको काफी अच्छा कोई प्रोजेक्ट मिलेगा, या काफी सक्सेसफुल कुछ एक शो का पार्ट रह सकते हैं।
सो दिस वाज माय क्विक समरी। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। मुझे जब टाइम मिलेगा तो आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड। टेक केयर।